नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रज्ञा एजुकेशन। हम पॉलिटिकल थ्योरी पे बात कर रहे थे। पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे और उसमें आइडियोलॉजी में हम लिबरलिज्म, उदारवाद को पढ़ रहे थे। तो इसमें मेरा ये थर्ड लेक्चर है। इसमें मैंने उससे पहले आपको बताया था कि जो लिबरलिज्म होता है उसकी जो बेसिक टीनेट्स क्या हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन बेसिक सिद्धांतों पर ये टिका हुआ है उदारवाद, या कि कैसे कैसे अपने अपने समय में इसने बदलाव किया है, या क्या ये मोड ऑफ थॉट है, या केवल ये पॉलिटिकल क्षेत्र में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, या सोशल में भी क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं, या इकोनॉमी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। ठीक है। और आज हम जो बात करेंगे इसके फेजेस की बात करेंगे, यानी कि आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए, लिबरलिज्म की जो फेज़ है, लिबरलिज्म बेसिकली आपका 17th सेंचुरी की लेट 17th सेंचुरी में एक मोड ऑफ थॉट है जो स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड थे, उनको चैलेंज करने के लिए स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप फ्यूडलिज्म को समझ सकते हो, या जो चर्च का डोमिनेशन है उसको समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको जो न्यू क्लास थी, यानी कि न्यू इमर्जिंग क्लास थी, वो इसको पसंद नहीं करती थी। तो इस वजह से कुछ लोगों ने इस पर सोचना विचार किया कि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो ये लिबरलिज्म आया है। अब लिबरलिज्म को हम तीन पार्ट्स में या तीन फेजेस में, तीन चरणों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं इसको, क्लासिकल लिबरलिज्म। और क्लासिकल लिबरलिज्म को हम नेगेटिव लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है। अब नेगेटिव क्यों कहते हैं इसके बारे में आगे जानेंगे। और नेक्स्ट वन इज मॉडर्न लिबरलिज्म, इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। और थर्ड वन इज जो लगभग ये 1980 या 1990 के बाद का टाइम पीरियड रहा है। इट मीन्स मान लीजिए जब ग्लोबलाइजेशन पीरियड का टाइम रहा है उसके बाद का टाइम रहा है, अभी भी ये चल रहा है। इसको हम न्यू लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं। न्यू लिबरलिज्म हम कह देते हैं, लेकिन जिन्होंने ये स्टार्ट किया था तो वो अपने आप को पसंद करवाते थे कि हाँ भी हमें लिबर्टेरियनिज्म कहा जाए। ठीक है। और इस लेक्चर में आज हम केवल क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बेसिक टीनेट्स को समझेंगे, या जो इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में समझेंगे। और क्लासिकल लिबरलिज्म किन किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए जो क्लासिकल का मतलब क्या होता है। क्लासिकल का मतलब होता है जब जब किसी भी चीज़, जब कोई नया विचार आता है या नई कोई इन्वेंशन होती है, कोई आपकी आइडियोलॉजी में हो या कोई साइंस में हो, तो सबसे पहली जो एक नई रचना होती है उसको हम क्लासिकल कह देते हैं। उसके बाद की जो चीज़ होती है वो उसमें रिफॉर्मेशन होती है या उसमें नई चीज़ ऐड की जाती हैं, तो उसे हम क्लासिकल नहीं कहते। तो सिंपली क्लासिकल का मतलब ये है जब किसी भी चीज़ का पहली बार प्रयोग किया जाता है उसको हम क्लासिकल, शास्त्रीय कहते हैं। अब इसे नेगेटिव क्यों कहते हैं? नेगेटिव का मतलब यह है कि इसने कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी थी नेगेटिव लिबरलिज्म ने, जैसे कि स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश करी, यानी कि ना के बराबर करने की कोशिश करी। और मार्केट में जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो बाजार है, उसको फ्री सोसाइटी वाला बनाने की कोशिश करी कि अगर दो व्यक्ति हैं वो आपस में बार्गेनिंग करने के लिए सक्षम हैं तो उसके बीच में स्टेट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव इस सेंस में भी कहते हैं। एक नेगेटिव इस सेंस में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की जो फ्रीडम थी या लिबर्टी थी उसको बहुत ग्लोरीफाई किया था। हालांकि आगे चल के उससे थोड़ी सी दिक्कत भी आई। तो समझते हैं कि हाँ भी इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म किन चीज़ों को एडवोकेट करता है, किन चीज़ों की वकालत करता है। सबसे पहले देखिए, जो लॉक हैं, लॉक यानी कि इनका पूरा नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक को लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल क्षेत्र में लिबरलिज्म को लाने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग में इन्होंने कई बुक्स भी लिखी थी। जो एक रिवॉल्यूशन हुई थी, गोल्डन रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में, उस टाइम पर इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अब लिबरलिज्म जो है वो किस चीज़ को एडवोकेट करता है? सबसे पहले फ्री मार्केट को एडवोकेट करता है। फ्री मार्केट का मतलब ये है कि जैसे कोई बाहर दो बार
बारगेनर हैं, 2 हैं, 4 हैं, 50 हैं, या जितने भी आपस में बार्गेन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। स्टेट में जब भी कहता हूँ इसका मतलब ये है गवर्नमेंट, तो स्टेट या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, फ्री होनी चाहिए केवल वो मार्केट। ठीक, नेक्स्ट है इसका लेसाज फेयर इकोनॉमिक्स। देखिए लेसाज फेयर जो जो शब्द है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया हुआ है, और इसका मतलब होता है लीव अलोन, यानी कि बिल्कुल अकेला छोड़ देना। वही सेम चीज़ कि हाँ भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जब इंटरफेरेंस होता है तो गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल करती है, ठीक है, मार्केट को जो कंट्रोल करती है वो गवर्नमेंट करती है, यानी कि इकोनॉमी को कंट्रोल जो करती है वो गवर्नमेंट करती है। तो कहने का मतलब इनका ये था कि जो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो फ्री मार्केट होनी चाहिए, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ओपन मार्केट होनी चाहिए, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और इनका एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो सिविल लिबर्टी का। सिविल लिबर्टी उस टाइम पर थी नहीं, लोगों के पास बोलने का अधिकार नहीं था, अपने फेथ को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया था कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को, सिविल लिबर्टीज़ को प्रमोट किया। एक ये भी इम्पोर्टेंट रोल है कि इन्होंने जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है उसका एक लिमिटेड रोल कर दिया था। मतलब इन्होंने कहा कि हाँ भी जो गवर्नमेंट है उसका व्यक्तियों की निजी लाइफ में केवल और केवल लिमिटेड रोल होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्ति हैं, अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं, आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, आपस में कोई भी तरीका अपनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर वो आपस एक दूसरे की लिबर्टी को इन्फ्रिंज या उल्लंघन उसका नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट बस केवल इतनी होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपना लिबर्टी को एंजॉय करे, और एक व्यक्ति जो है अपनी लिबर्टी का फ़ायदा उठा के दूसरे की लिबर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। और जो बाहर की जो रक्षाएं हैं, जैसे एक देश की दूसरे देश के साथ जो सीमाएं मिलती हैं उसकी वो सुरक्षा करे, ठीक है। ये भी लिमिटेड गवर्नमेंट को प्रमोट किया था इन्होंने। इकोनॉमिक फ्रीडम को, कि हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, वो किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हाँ भी जैसे फ्यूडलिज्म में कुछ लोगों के हाथों में ये पावर थी कि हाँ भी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल कुछ ही वर्गों का था, यानी कि नई क्लास आ ही नहीं पा रही थी, यानी कि नया कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था, नई उद्यम नहीं बन रहे थे। तो इस वजह से भी ये भी एक लिबरलिज्म का योगदान है। पॉलिटिकल फ्रीडम में ये है कि हाँ भी हर एक व्यक्ति को ये आज़ादी होगी कि वो ऐसी गवर्नमेंट चुनने में सहभागी बने कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हो और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। क्योंकि पहले जो है उस टाइम पर राजशाही चलती थी, तो राजशाही में सिंपली बात है कि जिसकी राजशाही उसके वंशज ही राजशाही में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो लेसर फेयर है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जितने भी थे ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे, यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो इन चीजों को प्रमोट करता था, ठीक है। अब क्लासिकल लिबरलिज्म की कुछ मान्यताएं हैं, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म किन किन चीजों को कहता है। क्लासिकल लिबरलिज्म कहता है स्टेट इज मीन्स एंड इंडिविजुअल इज एंड, यानी कि जो समाज है वो समाज की वजह से इंडिविजुअल नहीं बना है। लिबरलिज्म ये कह रहा है समाज की वजह से इंडिविजुअल नहीं बना, यानी कि व्यक्ति नहीं बना है, व्यक्तियों की वजह से समाज बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट जो है, या राज्य है, या समाज है, या फैमिली है, ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए केवल और केवल मीन्स हैं, ठीक है, साधन मात्र हैं और कुछ नहीं है। तो स्टेट को भी इन्होंने क्या कहा, क्योंकि स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा था, फैमिली को इतना ज़्यादा इन्होंने बात नहीं करी, लेकिन स्टेट पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करी थी, क्योंकि स्टेट का इंटरफेरेंस लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टेट इज़ नेसेसरी इविल। देखिए ये थोड़ी सी बहुत डिफरेंट टाइप की बात हो जाती है कि स्टेट यानी कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी है और बुराई भी है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटों में लिखा है आवश्यक क्यों है या इविल क्यों है। इट इज़ इविल बिकॉज इट इम्पोजेज रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये इविल इस वजह से है, बुराई इस वजह से है क्योंकि स्टेट जो है लोगों की फ्रीडम को, लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है, उस पर रेगुलेट करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए ये इविल है।
ठीक है। अब नेसेसरी क्यों है? इट इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट स्टेट इंडिविजुअल्स लाइफ, यानी कि ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि विदाउट स्टेट, इसके बिना इंडिविजुअल लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सिक्योर। तो इसके बिना लाइफ को सिक्योर नहीं किया जा सकता। यानी कि वो एक हमारे पॉलिटिकल थिंकर भी हैं हॉब्स में, अगर स्टेट नहीं होगा तो लोगों के अंदर इतनी सेल्फिशनेस आ जाएगी कि वो एक दूसरे के जीवन के मारने के उतारू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ कुछ उसी तरीके से बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्टेट नहीं होगा तो एक व्यक्ति इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसके पास लिबर्टी इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरे कमज़ोर व्यक्ति के पास भी लिबर्टी जो होगी उसको इन्फ्रिंज कर देगा, यानी कि उसको स्लेव बना सकता है, बंधुआ मजदूर बना सकता है, गुलाम बना सकता है। इसलिए ऐसी गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए स्टेट की आवश्यकता पड़ती है। और लिबरलिज्म वाले कहते ही हैं इस मामले में कि हाँ भाई, जो लिबर्टी है हर एक व्यक्ति अपनी एंजॉय करे, अपने तरीके से जिए, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एंजॉय करे और एक्सप्रेशन को, फेथ को एंजॉय करे, लेकिन वो उसको ये अधिकार नहीं है कि हाँ भाई वो एक अपनी लिबर्टी के साथ साथ दूसरे लिबर्टी को भी छीनने की कोशिश करे। तो ये स्टेट इज नेसेसरी इविल, इसका ये मतलब है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सो स्टेट शुड प्ले अ वेरी लिमिटेड रोल इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, प्ले लाइक एज अ नाइट वॉचमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाइट वॉचमैन का मतलब ये है कि जैसे एक कोई घर होता है तो घर में आप बंद कमरे में अपने घर में कुछ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, और बाहर आपने एक छोड़ रखा है एक चौकीदार। ठीक है। चौकीदार का काम होता है केवल उसके बाहर के घर की सुरक्षा करना। ठीक, यानी कि बाहर से कोई एंट्री ना करे या उसे सुरक्षा प्रदान करना। उसको ये इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है कि घर के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पर जिसका वो मकान है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ में क्या करता है, क्या नहीं करता है, इसमें स्टेट को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करना चाहिए। केवल और केवल एक चौकीदार की तरह, केवल स्टेट जो है एक नाइट वॉचमैन की तरह काम करेगा तो बेहतर स्थिति में रहेगा। ठीक है। क्योंकि स्टेट जो है वो अपने आप में क्या है, वो मीन्स है, केवल साधन है, वो एंड नहीं है। एंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से फाइनल गोल पहुंच जाना। ठीक है। या ये होता है मीन्स मतलब साधन, और ये होते हैं साध्य। ठीक है। एंड का मतलब साध्य। ये वो कहना चाह रहे हैं कि स्टेट जो है अपने आप में एक नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें 3 थिंकर्स का नाम लिखा हुआ है और उन थिंकर्स के जो मेन विचार हैं उनको लिखा हुआ है। क्लासिकल लिबरलिज्म को आप स्पेशली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका इंडिविजुअलिज्म और सेकंड वन आपका यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक, इन दोनों को समझेंगे कि क्या है। जो इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद, और व्यक्तिवाद की जो मुख्य जनक माने जाते हैं वो हैं जॉन लॉक। और इन्होंने इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करी ही कि लसाज फेयर को अप्लाई किया था, मतलब इन्होंने लीव अलोन की बात की थी कि इंडिविजुअल जो होता है वो अपने आप में एक तार्किक व्यक्ति होता है, तार्किक प्राणी है, और जब वो जन्म लेता है तो वो खुद ही नेचुरल रूप से अपने प्राकृतिक अधिकार लेके पैदा होता है। जैसे जॉन लॉक ने 3 राइट्स को बताया था कि इनको सरकार या स्टेट भी नहीं छीन सकता। जैसे राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है और प्रॉपर्टी है। ये 3 ऐसे राइट हैं जो सैक्रोसैंक्ट हैं, जिनको सरकार या स्टेट भी नहीं छीन सकती है, और इंडिविजुअल के पास पूरा अधिकार है कि हाँ भी वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जिए। क्योंकि इंडिविजुअलिज्म इस बात पर प्रमोट करता है कि उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये भी कहता है कि हाँ भी जो सोसाइटी बनी है, जो स्टेट बना है, वो इंडिविजुअल की वजह से बना है। ये इंडिविजुअल की लाइफ को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए बना है, या उनकी सुरक्षा के लिए बना है। ठीक, तो इनके लिए जो इंडिविजुअल है वो इनकी फिलॉसफी में सेंटर पॉइंट है।
यानी कि सबसे पहले ये किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे। और साथ में ये कहते हैं क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में एक रेशनल बीइंग है, यानी कि रेशनल क्रिएचर है, वो अपना हित और अहित खुद जानता है। ठीक है। इट रिक्वायर्ड दैट इंडिविजुअल डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसलिए ये अपने आप की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअलिज्म के ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद वाले के जो मेन थिंकर हैं उस टाइम के, जो लिबरलिज्म में जिन्होंने काम किया, जेरेमी बेंथम है। और जेरेमी बेंथम के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात कही थी, जेरेमी बेंथम ने नेचुरल राइट्स को बिल्कुल खारिज कर दिया, बकवास बताया। लेकिन कुछ इनकी भी इम्पोर्टेंस है लिबरलिज्म में, क्या क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये भी लीव अलोन की बात करते हैं, लसाज फेयर की बात करते हैं, ये बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद जो खड़ा हुआ है, जिस सिद्धांत पे बना हुआ है, उसका मतलब है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, या सिंपली आप ऐसे समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हित। कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटेरियनिज्म इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो ये दुनिया है, ये दुनिया दो चीज़ों पर टिकी हुई है। पहला आपका सुख है, दूसरा आपका सुख और दुख, यानी कि दो ग्रेटेस्ट क्या है, ये एक सोवरन पॉइंट है, जो एक सुख है और एक दुख है। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख को बढ़ाना चाहता है और दुख को कम करना चाहता है। और इन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि बेंथम ऑब्जर्व दैट नेचर हैज़ प्लेस्ड, यानी कि प्रकृति ने मैनकाइंड को टू सॉवरन मास्टर के बीच में खड़ा कर दिया है, प्लीजर और पेन के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार हो या समाज हो या कोई भी हो, वो ऐसी पॉलिसी को फ्रेम करे, ऐसी पॉलिसी को बनाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो सके। ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि बेंथम जो है हीडोनिज्म की प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हीडोनिज्म मतलब जो सुखवाद होता है। ठीक। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की इन्होंने बात कही है। हाँ, इसमें एक चीज़ की मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इन्होंने सुखों में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की, यानी कि प्लीजर में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश नहीं की है। ये हर एक प्रकार के सुख को केवल क्वांटिटी के आधार पर देखते हैं, क्वालिटी के आधार पर नहीं देखते हैं। आगे चल के जो इनके बाद एक थिंकर रहे हैं जेएस मिल ने जाके कुछ उसमें सुधार किए हैं और कुछ ऐसी फिलोसफी में सुधार करके उन्होंने बताया कि सुख केवल क्वांटिटेटिव नहीं होते बल्कि क्वालिटेटिव भी होते हैं, यानी कि उनमें अंतर गुणात्मकता के आधार पर भी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को रोटी खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और किसी व्यक्ति को परोपकार करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर जो बेंथम है वो ये कहने कि दोनों एक ही प्रकार, दोनों सुख अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें मात्रा में देखना चाहिए, उनकी क्वालिटी में नहीं देखना चाहिए। बाद में जीएस मिल ने जाके इसमें चेंज किया है और उन्होंने कहा कि हाँ भी इसमें क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जेरेमी बेंथम ने एक सिद्धांत दिया था यूटिलिटेरियनिज्म, और जो दो चीज़ों पर आधारित है कि वो कहता है कि जो ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स नहीं, जो मैनकाइंड है यानी कि मानव सभ्यता है या मानव समाज है, वो दो चीज़ों के पीछे ही बना हुआ है, एक सुख है और दुख है, और सुख को बढ़ाना चाहता है और जो दुख है उसको कम करना चाहता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख हो सके। ये भी क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं क्योंकि स्टेट के ज़्यादा इंटरफेरेंस की बात नहीं करते हैं। अब लिबरलिज्म में एक चीज़ और हो रही थी, ये तो हमने बात करी, यहाँ पे पॉलिटिकल क्षेत्र में बात हुई, यहाँ पर इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म में बात करी। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और
जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसका भी जनक कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पूंजीवाद था भी नहीं, उससे पहले एक फ्यूडलिज्म, सामंतवाद की व्यवस्था चलती थी। तो इन्होंने इकोनॉमी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। इन्होंने कहा कि जो स्टेट है, स्टेट जैसे बाहर से कोई भी सामान आता है तो उसमें इंटरफेरेंस करता है, यानी कि दो लोगों के बीच में बार्गेनिंग हो रही है कि कोई भी कमोडिटी को खरीदना है या नहीं खरीदना है, या कोई चीज़ हमें बेचनी है या नहीं बेचनी है। एडम स्मिथ ये कह रहे हैं कि इसमें स्टेट का क्या रोल हो रह जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि हाँ भाई, जो हर एक व्यक्ति है उसके विवेक पर डिपेंड करता है। उसके हित की बात होगी तो वो खरीद लेगा, उसके हित की बात नहीं होगी तो वो नहीं खरीदेगा। जो कि आज हम कुछ करते भी हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए बाद में, कमियां भी हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने उसका ही कॉन्सेप्ट दिया था, इनविजिबल हैंड का। इनविजिबल हैंड का मतलब यह है कि सोसाइटी को आप मार्केट के बेसिस पे अगर देखेंगे तो मार्केट को आप ओपन छोड़ दीजिए, तो जो सप्लाई एंड डिमांड का जो एक पॉइंट है वो अपने आप आके सैचुरेट हो जाएगा, उसमें रेगुलेट करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जैसा आज की डेट में गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करती है या बढ़ाने की कई बार कोशिश करती है, क्योंकि ज़्यादा कम हो जाना भी एक बार इकोनॉमी के लिए गलत है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, स्टेट को किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहिए इकोनॉमी में, व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड के सिद्धांत पे वो काम करती है। ज़्यादा सप्लाई होगी तो उसके प्राइस घट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, या डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मार्केट है वो अपने खुद के नेचुरल प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसमें स्टेट को कोई इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि फ्री मार्केट सोसाइटी होनी चाहिए और इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में किसी भी गवर्नमेंट का, स्टेट का या फैमिली का या किसी भी चीज़ का। स्पेशली इन्होंने गवर्नमेंट की बात करी है, ठीक है, क्योंकि पहले जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको मतलब कंट्रोल करती थी। ठीक, तो ये था आपका लिबरलिज्म के बारे में कि लिबरलिज्म क्या है, और लिबरलिज्म की मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं। इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करी, यूटिलिटेरियनिज्म के बात करी, और क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म क्यों कहा जाता है, और क्लासिकल लिबरलिज्म जो है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्या चीज़ की है। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसकी वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, वो समस्याएं क्या थी, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।